नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्किंग है इसकी, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इसकी वर्किंग क्या होती है और क्या इसके लॉसेस होते हैं और किस प्रकार से जो ये है वर्क करता है। तो दोस्तों, छोटा ट्रांसफार्मर हो या बड़ा ट्रांसफार्मर हो, मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और जो डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, और या बीटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को जो है आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या मशीन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीके से एक बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूँ कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को अप या डाउन काम करने का वर्क करता है। यानी कि वोल्टेज जो हमें मिलती है आउटपुट, यानी कि जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को ये स्टेप डाउन और स्टेप अप करने का काम करता है, वो भी बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे इंडिया में जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज HZ। अगर ये फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गई तो हमारी कोई भी मशीन वर्क नहीं करेगी। यानी कि जो भी हमारे होम अप्लायंसेस है, टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, कुछ भी A to Z इन्वर्टर है, कोई भी चीज़ हमारी वर्क नहीं करेगी क्योंकि 50 हर्ट्ज पे सेट है फ्रीक्वेंसी। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, यानी कि बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए ये वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने का वर्क करता है। यानी कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का कार्य करता है। इसी को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। व्हाट इज़ ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज़ ए स्टैटिक डिवाइस। तो फ्रेंड्स, अब ये स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। यानी कि जैसा कि आपने देखे होंगे फ्रेंड कि जो हमारे पास मोटर होती है, तो अभी मेरे पास में कोई मोटर यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, मोटर के बारे में भी बात करेंगे। तो मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये स्टैटिक इसलिए है क्योंकि इसको स्टैटिक मीन्स हिंदी में हम बोले तो स्थितिक, यानी कि स्थिर है, यानी कि कोई भी इसका पार्ट्स जो है रोटेशन नहीं करता है। तो इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को हम स्टैटिक डिवाइस भी बोलते हैं। स्थिर है क्योंकि हम इसमें होता है क्या है, यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज देंगे तो हमें सेकेंडरी में आउटपुट मिलेगी। तो मोटर में फ्रेंड्स क्या होता है, मोटर में हम जैसी इनपुट देते हैं, यानी कि उसकी जो वाइंडिंग होती है उसमें हम इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट में हमें क्या मिलता है, रोटेशन, यानी कि घूर्णन गति, यानी कि पावर मिलती है, जो हमें वो रोटेशन मिलती है। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर स्टैटिक हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम इसमें इनपुट में AC वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हम AC वोल्टेज इसके अंदर 220 वोल्टेज इनपुट कराएंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, हमें पावर क्या मिलेगी, पावर वोल्टेज ही मिलेगी। वो वोल्टेज हमें स्टेप डाउन होकर मिलेगी क्योंकि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का। 220 वोल्टेज से कन्वर्ट होकर हमें 12 वोल्ट मिलेगी। जबकि एक मोटर या मशीन जो होती है वो क्या होती है, मोटर का कार्य होता है घूमने का, गति करने का। यानी कि हम उसमें इनपुट में अगर AC देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, हमें रोटेशन, एक पावर में जो रोटेशन यानी घूमना, हमें गति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमें इनपुट देंगे AC, तो हमें यहाँ पे है AC ही मिलने वाली है, जो कि स्टेप डाउन भी हो सकती है या स्टेप अप भी हो सकती है, यानी कि वोल्टेज कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ट्रांसफार्मर का काम यही होता है। ये एक ऐसी मशीन है, ऐसा यंत्र है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है बिना फ्रिक्वेंसी को चेंज किए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है। और अभी फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो है अभी आपको मेन टॉपिक बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप और डिस्क्रिप्शन में यानी कि डिटेल में वीडियो चाहते हो कि हमें A to Z ट्रांसफार्मर, कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं और कहाँ कहाँ उनका यूजेस होता है, तो मैं सारे के इस टॉपिक में मैं फिर से एक वीडियो अलग से बनाऊँगा क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे बताना। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक ये ट्रांसफार्मर है, ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है 12012 और ये 12 वोल्ट का है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर में हम कैसे, ये ट्रांसफार्मर जो होता है चाहे वो इस टाइप का हो, तो ये वर्क कैसे करता है।
तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, आप देख रहे हो एक तरफ 2 वायर है, एक तरफ 3 वायर है। तो अभी मैं इसी का ही बिल्कुल आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि होता क्या है, ट्रांसफार्मर में हम 2 साइड होती है। एक तो जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, दूसरी होती है सेकेंडरी साइड। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। अब होता क्या है, प्राइमरी साइड किसे कहते हैं और सेकेंडरी साइड किसे कहते हैं, यानी प्राथमिक साइड और सेकेंडरी साइड। यानी कि प्राथमिक, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है वाइंडिंग होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें यहाँ से हम इस प्रकार से जो है, ये हमारी प्राइमरी साइड हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो मैंने गोल गोल बनाया है ये टर्न है, इसके अंदर कॉपर का एक वायर होता है जिसमें हम 220 वोल्टेज यहाँ पे हम जो है 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट यहाँ पे हम जो है AC देंगे प्राइमरी साइड में। और ये हमारे जो है कॉपर के टर्न है, लॉट्स ऑफ टर्न है। और फ्रेंड्स अब सेकेंडरी साइड में क्या होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगी इसी तरह से यहाँ भी जो है टर्न्स होंगे। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से 2 वाइंडिंग होती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम इसको बोलेंगे, अगर हमें वोल्टेज कम चाहिए तो यहाँ पे जो है टाइप्स हो जाएंगे, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो ये ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप डाउन, यानी कि ये वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 220 वोल्टेज इनपुट में, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अगर 220 वोल्टेज इनपुट में देंगे तो हमें जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट में यहाँ पे हो गया इनपुट और यहाँ पे हो गया आउटपुट। तो आउटपुट में हमको यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, हम 220 वोल्टेज AC देंगे तो हमें आउटपुट में यहाँ पे 12 यानी कि 12 यानी कि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलने वाली है फ्रेंड्स, 12 वोल्ट मिलने वाली है। अब यहाँ पे हमने AC प्रोवाइड करी है तो हमें आउटपुट में भी AC ही मिलने वाली है, ना कि DC मिलने वाली। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जब AC मिल रही है तो हम इसको क्या यूजेस है, तो फ्रेंड्स हमारे काफ़ी सारे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, टेलीविज़न हो गया, काफ़ी सारे जो हमारे अप्लाइंसेस हैं वो बहुत कम वोल्टेज पे चलते हैं। यानी कि 220 वोल्टेज की उनकी जो डिवाइस में जो उनकी सर्किट होता है वो, या मोटर होती है, उनकी वाइंडिंग 220 वोल्टेज की नहीं होती है, वो फूक जाएगी इतनी ज़्यादा वोल्टेज पे, और वो AC वोल्टेज पे वर्क भी नहीं करती है, वो DC वोल्टेज पे वर्क करती है। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बड़े एक तरीके से बड़े पावर प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, वहाँ भी हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, एक बड़े जैसे जहाँ पे पावर प्लांट बना हुआ है AC सप्लाई का, जहाँ से AC सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है AC सप्लाई का, तो वहाँ पे हमें जो वोल्टेज आ रही है वहाँ पे स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे घर पे वो वोल्टेज आती है 11,000 वोल्टेज, तो फिर से उसे स्टेप डाउन करना पड़ता है, यानी कि 11,000 वोल्टेज से उसे 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हमें जो है हमारे घरों में जो सप्लाई मिलती है वो एक बड़ा ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी में लगा होता है, वो काफ़ी स्टेप का जो है बड़ा ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स। वो हमारा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में यानी कि 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये समझा रहा था इसी ट्रांसफार्मर के बारे में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 2 वायर लिए जाते हैं। अब ये 12 ट्रांसफार्मर कैसे बना जाता है, क्योंकि यहाँ तो हम जो है इनपुट दे रहे हैं 2 वायरों में,
तो 2 ही मिल रहे हैं हमें, और यहाँ पे 3 वायर है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। सेम यही ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन 3 वायर कैसे निकलते हैं। हम यहाँ पे कॉपर के जब वाइंडिंग करते हैं तो 2 वायर लेते हैं। कितने वायर लेते हैं? 2 वायर एक साथ लेते हैं। तो हमने ले लिए यहाँ पे ये 2 वायर, इन दोनों वायरों को हमने एक कर दिया, ये एक करके एक बन गया। उसके बाद में फिर होता क्या है, यहाँ पे 2 वायर लेने के बाद में इस तरीके से हम जो है टर्न करते हैं। एक इधर निकल आया और एक इधर निकल आया। तो फ्रेंड ये हमारा 0 हो गया, ये 12 हो गया, और ये भी 12 हो गया। 12 0 12। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 0 12, यानी कि अगर हम इन 2 वायरों को यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम इन 2 वायरों को यूज़ करेंगे तो हमें 12 वोल्टेज मिलेगी, और इसको यानी कि 0 को छोड़ देंगे, इसको और इसको यूज़ करेंगे तो हमें 24 वोल्ट मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से इसकी वाइंडिंग की जाती है। इस तरीके से इसमें 3 वायर निकले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बीच में ये हरा वाला जो है ये ग्राउंड है, एक तरीके से कॉमन है, और ये पीले वाले जो है इसमें भी 12 मिलेगी, इसमें भी 12 मिलेगी। अगर दोनों पीले वालों को यूज़ करेंगे तो 24 वोल्टेज मिलेगी। अगर इन दोनों को यूज़ करेंगे तो 12, चाहे इन दोनों को यूज़ करेंगे पीले और हरे को, यानी ग्रीन को और येलो को, तो भी हमें 12 वोल्टेज मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ट्रांसफार्मर वर्किंग करता है। और फ्रेंड ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। ट्रांसफार्मर एक STATIC स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि ये गति नहीं करता है, घूर्णन गति नहीं करता है। और फ्रेंड्स हमेशा हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में ही AC वोल्टेज देते हैं, ना कि DC वोल्टेज। और फ्रेंड जिस तरफ से इनपुट होती है, यानी कि हमेशा हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में ही हम जो है AC वोल्टेज इनपुट देते हैं। हम जो वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज AC 220 वोल्टेज देते हैं, वो हमेशा इनपुट में प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं ऐसे, और हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको जो है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये भी बता दूँ, जो ट्रांसफार्मर है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, जैसा कि आप देख पाते हो, बड़ा है छोटा है जो भी है, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार किया था वो विलियम स्टेनली ने 1885 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था फ्रेंड्स। लेकिन अलग अलग राय है, मतलब विकिपीडिया पे बोला जाता है, यह कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था 1831 में, और ब्रिटेन में किया था। यानी कि उससे भी पहले, यानी कि जब विलियम स्टेनली ने 1885 में किया था, उससे पहले ही माइकल फैराडे ने 1831 में ब्रिटेन में किया था आविष्कार ट्रांसफार्मर का। और फ्रेंड जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अब जानकारी मैं अब दूंगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है, तो अब यहाँ पे ये जो वाइंडिंग होती है, इन दोनों वाइंडिंगों का, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं होता है, यानी कि इनका कोई भी कांटेक्ट आपस में नहीं होता है। तो ये वर्क किस तरीके से करते हैं, हमें आउटपुट कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में अगर हम इनपुट देते हैं तो इस ट्रांसफार्मर के चारों ओर इस प्रकार से सिलिकॉन की या धातु की पत्तियां लगी होती है, इस तरीके से फ्रेंड्स, जिन्हें हम कोर कहते हैं। अब कोर किस टाइप की होती है, कोर भी I, L, E अलग अलग टाइप्स की होती है। I टाइप की कोर होती है, L टाइप की कोर होती है, और E टाइप की कोर होती है, जो कि सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती है कोर। तो ये टाइप, मैंने जो टाइप होता है कोर का मैंने यही बता दिया आपको, I, L, E टाइप की कोर होती है। तो इन्हीं कोरों से मिलकर ये जो हमारी जो बाहर जो इसकी जो आउटर है, उस आउटर में जो इसका फ्रेम होता है वो इन बाइंडिंगों के चारों ओर लगा हुआ होता है। तो जब हम इन बाइंडिंग में AC वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है फ्रेंड्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के कारण ही हमें इस वाली जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड से हमें सेकेंडरी साइड में आउटपुट मिलता है। अब फ्रेंड्स होता क्या है, अगर हमें कम वोल्टेज चाहिए आउटपुट में तो हमें बहुत कम टर्न लगाने पड़ते हैं, और अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ पे 220 वोल्टेज इनपुट करा रहे हैं और अगर हमें यहाँ पे 300 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे अगर हमारे मान लो 100 टर्न है, एग्जांपल यहाँ पे 100 टर्न है, तो यहाँ पे हमें
ज़्यादा टर्न लगाने पड़ेंगे, यानी कि 150 से 200 टर्न लगाने पड़ेंगे, तभी हमें आउटपुट में इधर 400 वोल्टेज या 300 वोल्टेज मिलने वाली है। तो फ्रेंड जिस तरफ हमें आउटपुट चाहिए होती है ज़्यादा, तो हमें उतने ही ज़्यादा टर्न लगाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जो है बात कर लेते हैं कि ये वर्क किस प्रकार से करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इस वाली वाइंडिंग में समझाया, लेकिन मैं आपको एक वाइंडिंग और बनाता हूँ और उसमें आपको अच्छे प्रकार से आपको समझाता हूँ। तो मैंने बताया कि यहाँ पे ई टाइप एल टाइप की कोर होती है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, ये ऐसे कोर होती है, कोर बनाते हैं हम। तो अगर हम दो ई लेंगे या 2 एल लेंगे, तो इस तरीके से एक एल ऐसे जोड़ दिया और एक एल ऐसे, तो हमें इस प्रकार का जो है डायग्राम मिलेगा। तो फ्रेंड जैसे कि ये हमारी कोर बन गई। तो यहाँ पे हम प्राइमरी साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरीके से टर्न लगे होते हैं और ये इस तरीके से आ गया। फिर दूसरी साइड में भी हमें इस तरीके से फ्रेंड, तो ये हमारा जो है इनपुट हो गया, ये साइड प्राइमरी, और ये होगी हमारी आउटपुट, ये सेकेंडरी साइड होगी, और ये हमारी प्राइमरी साइड। तो ये फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया आपको, प्राइमरी साइड यानी कि प्राइमरी साइड या कॉइल हो गई। ये जो है हमारी कॉइल, इसको कॉइल बोलते हैं हम, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई और ये वाली हमारी जो है प्राइमरी कॉइल हो गई। तो फ्रेंड जैसा कि इसमें 2 कॉइल हो चुकी है, अब होता क्या है कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी वर्किंग क्या होती है। उसकी वर्किंग के बारे में मैं आपको कार्य सिद्धांत के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये 2 कॉइल हो गई। अब ट्रांसफार्मर हमारा जो वर्क करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये जो है हमारा वर्क करता है ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, और फ्रेंड्स होता क्या है, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, मैंने आपको बता ही दिया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी जिसमें एक वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारी जो ये पहली वाली जो वाइंडिंग है जिसमें एसी सप्लाई हम देते हैं, इसमें हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं इनपुट में। जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है फ्रेंड, इसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे ऐसे मैं ऐसे बताऊँ आपको एक तरीके से, इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ऐसे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है फ्रेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्रेंड जब हम प्राइमरी कॉइल में हम जो है सप्लाई देते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, और जब उसी क्षेत्र बन जाता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और जब हमारी जो दूसरी वाली ये कॉइल होती है, जो दूसरी कॉइल होती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है। ये कॉइल क्या होती है, जब दूसरी कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, यानी कि जो हमारी ये दूसरी वाली कॉइल है इसके अंदर यहाँ तो जनरेट हो रहे हैं, और जब वो जनरेट हो रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, इस वाली कॉइल में, इस वाली कॉइल में जा रहे हैं। तो इस वाली कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, और इस कॉइल के सिरों पर हम एसी, इस कॉइल के जो दोनों सिरे हैं, यानी कि एक सिरे ये रहा और एक सिरा ये रहा, इन दोनों सिरों पर हमें क्या मिल जाती है, एसी सप्लाई मिल जाती है, स्टेप डाउन होके या स्टेप अप होके। लेकिन ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई इनकी इनपुट के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर की आउटपुट वो इनपुट पर डिपेंड करती है, यानी कि जब जैसे हम इनपुट देंगे ऐसी हमें आउटपुट मिलेगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ तक अगर आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में भी आपका रिप्लाई आपको कर दूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है।
अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसको हम जो यूज़ करते हैं, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम इसको जो है रेडियो, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, बैटरी चार्जर आदि में उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रेंड्स इसको इस्तेमाल करते हैं तो अब हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम इनपुट देंगे AC, तो हमें जो आउटपुट मिलने वाली है वो भी AC मिलेगी, लेकिन यहाँ 12 वोल्ट मिलेगी, और यहाँ हम 220 वोल्टेज AC दे रहे हैं, यहाँ भी हमें 12 वोल्ट की AC मिलेगी आउटपुट में। लेकिन फ्रेंड्स अब हमारा जो आउटपुट है वो हमें AC से, तो हमारा जो रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, वो नहीं चलने वाला है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमें जो ये 12 वोल्ट AC मिली है, तो हम क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, यानी कि डायोड लगाएंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। अब फ्रेंड ब्रिज रेक्टिफायर लगाने का क्या पर्पस होता है फ्रेंड, जो हमारी AC वोल्टेज है, उस AC वोल्टेज पे जो हमारा फ्रेंड रेडियो टेलीविज़न है हम वो नहीं चला वर्क नहीं सकते करने AC वाला। से। फ्रेंड जैसा कि हमें आउटपुट में जो 12 वोल्ट मिल रही है, तो ब्रिज रेक्टिफायर करके हम जो AC है यानी 12 वोल्ट AC को हम DC में चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो है AC से हमें 12 वोल्ट DC मिल जाएगी, क्योंकि बिना हम ब्रिज रेक्टिफायर का बिना इस्तेमाल किए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूँ, जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में चेंज करता है। और दोस्तों आपको बताया कि माइकल फैराडे ने 1831 में इसका आविष्कार किया था ब्रिटेन में। और फ्रेंड जैसा कि आपको बताता हूँ कि अब इसमें जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में अलग अलग जो उसके भाग होते हैं, क्या क्या उसके बारे में जानकारी होती है, उसकी मैं अब आपको यहाँ पे देता हूँ। ट्रांसफार्मर के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर के भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर की संरचना के आधार पर हम जानेंगे। फ्रेंड फेज की संख्या के आधार पर भी हम ट्रांसफार्मर को जानेंगे। हमारे घरों में सिंगल फेज की सप्लाई आती है ज़्यादातर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये वर्क करता है। और ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है, इंटरनल मैकेनिज्म कैसा होता है, उसकी भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के जो भाग है, मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर के भाग यानी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों एक जो हमारे पास हमारे घरों में आपने देखा होगा कि छोटे मोटे ट्रांसफार्मर हमने देखे होंगे, लेकिन बड़े भी हमने देखे होंगे जो बिजली घर में लगे होते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़े रूप में भी होता है जो कि हमने नहीं देखा होगा, जो कि बड़े बड़े पावर स्टेशन पे जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है, यानी कि वो स्टेप अप यानी वोल्टेज को स्टेप अप करने के काम आता है। यानी कि फ्रेंड इस तरीके के कुछ उनका आकार होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विकराल, बहुत ही ज़्यादा उनका अलग ही टाइप का जो है रूप होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अभी जो हमारे पास हमने अपने घरों में ये नॉर्मल वाले यही देखे होंगे ज़्यादातर, या आसपास जो कहीं बिजली का घर होता है वहाँ पे हमने देखे होंगे। तो फ्रेंड्स बिजली का जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के जो भाग है यानी कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बारे में हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होती है। कोर मैंने आपको बताया कोर। अब कोर क्या होती है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर को कोर फॉर्म या सेल फॉर्म में बनाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसको या तो कोर फॉर्म में या सेल फॉर्म में बनाया जाता है। और जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को कोर के चारों तरफ लगाया जाता है उसे कोर फॉर्म कहते हैं। यानी कि जिस तरफ हम जो है ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को चारों ओर उसके लपेटते हैं, वाइंडिंग के चारों ओर लगाया जाता है, उसे हम कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि ये एक कोर है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर हमने ये इस तरीके से जो है हमने वाइंडिंग कर दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
कोर ट्रांसफार्मर, क्योंकि कोर के चारों तरफ हमने वाइंडिंग जो है लपेट दी है, तो इसे कोर फॉर्म कहेंगे। और जिस ट्रांसफार्मर में कोर को वाइंडिंग के चारों तरफ लगाया जाता है उसे सेल ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि जिस ट्रांसफार्मर में कोर को वाइंडिंग के चारों तरफ लगाया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया है ये कोर टाइप हो गया, कोर टाइप। और अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सेल टाइप है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, जैसे इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग होती है कि सेल टाइप किस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से मैं अभी इसका सर्किट डायग्राम पहले आपको बना देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारी बाइंडिंग के चारों ओर कोर होती है। ये देखिए फ्रेंड, ये बीच में हमने जो है इसमें वाइंडिंग कर दी और इसके चारों तरफ जो है क्या है, कोयल है। ये चारों तरफ इसके कोयल है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम बोलेंगे सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर का जो संरचना है उसके आधार पर यह ट्रांसफार्मर किस टाइप का कैसे होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी जानकारी देता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स कॉइल होती है, COIL कॉइल। दूसरे नंबर पे मैंने ट्रांसफार्मर के भाग में बताया कॉइल। अब कॉइल क्या होती है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कोई ट्रांसफार्मर है तो इसी को फ्रेंड्स हम कॉइल बोलते हैं। यानी कि कॉपर के वायर के जो टर्न होते हैं इसको हम कॉइल बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। यानी कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है जो हमने टर्न कर रखे हैं गोल गोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, कॉइल भी आपको समझ में आ गई। और किसी भी ट्रांसफार्मर में मैंने बताया आपको प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, इनपुट आउटपुट। उसके बाद में इंसुलेटेड सीट होती है फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर के भाग है, इंसुलेटेड सीट। ये क्या करती है, वाइंडिंग को, ये जो वाइंडिंग है कॉपर के वायर की, इसको जो है, जो ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम धातु की जो कोर होती है उसको टच होने से बचाती है। यानी कि इस बाइंडिंग के करने से पहले चारों तरफ सेफ्टी पर्पज से इंसुलेटेड, यानी इंसुलेशन के लिए उस सीट को इसके ऊपर लगाया जाता है और उसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड कन्वर्जर टैंक होता है, यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा फ्रेंड, CONSERBATOR, कन्वर्जर टैंक होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में इस टैंक में फ्रेंड्स काफ़ी सारे बहुत एक टैंक बना होता है जो कि 3 फेस ट्रांसफार्मर के अंदर भी होता है। ये होता है दोस्तों कन्वर्जर टैंक, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है और काफ़ी बड़ा ट्रांसफार्मर होता है ये, जो ये गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए ही इसके अंदर जो है कन्वर्जन टैंक को हम जो लगाते हैं और इसमें तेल भरा हुआ होता है। टैंक में ट्रांसफार्मर के लिए तेल भरा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स 5वें नंबर पर हम आते हैं ऑयल लेवल इंडिकेटर, ऑयल लेवल इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स ये ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है ट्रांसफार्मर, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ताकि ऑयल कम पड़ जाए तो वो लेवल बता दे और जो भी वहाँ के जो इलेक्ट्रिकल विभाग के जो आते हैं कर्मचारी वो उसको चेंज कर देते हैं। उनके मेंटेनेंस का एक प्री मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक टाइम होता है, तो वो अपने हिसाब से चेक करके चले जाते हैं। ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। उसके बाद में दोस्तों बुशिंग होती है, बुशिंग। अब फ्रेंड बुशिंग क्या होती है, आपने कभी देखा होगा जो ट्रांसफार्मर ज़्यादातर लगे हुए होते हैं उसके अंदर इस प्रकार से आपने देखे होंगे कि इस प्रकार से जो है इस तरह का चित्र आपने बना हुआ जरूर देखा होगा। तो इसी को फ्रेंड्स बुशिंग बोलते हैं। यह ट्रांसफार्मर से जो अंदर से जो वायर आती है उस वायर को डायरेक्ट जो है लाइन तक देता है, लाइन वोल्टेज तक पहुंचाने का काम करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक पहुंचाने का काम करता है। उसी में से हमें यहाँ से ट्रांसफार्मर में अगर हम इनपुट देते हैं और दूसरी तरफ हमें जो है आउटपुट मिल जाएगी। जैसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है तो एक तरफ जैसे यहाँ से इनपुट की, इसी तरीके का सेम जो है यहाँ पे भी एक बना होगा तो उसमें हमें आउटपुट मिल जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी को इसको ही हम बुशिंग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बुशिंग। उसके बाद में फ्रेंड्स बुशिंग के बाद में हमारा आ जाता है रेडिएटर फैन। ठीक है फ्रेंड्स, रेडिएटर फैन, रेडिएटर फैन। दोस्तों बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, रेडिएटर फैन। मैं अभी आपको जो है चित्र में दिखाता हूँ कि रेडिएटर फैन किस तरीके का होता है। तो रेडिएटर फैन लगा हुआ होता है ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिए, ताकि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसमें रेडिएटर फैन है उसमें उनमें जाता रहे और वो ठंडा रहे, वो हवा के संपर्क में आता रहे। अब मैं कूलिंग भी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा इसमें जो है चैप्टर है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं और भी आपको हर प्रकार के टॉपिक के बारे में बताता रहूँगा। उसके बाद में एक फ्रेंड्स इसके अंदर होता है ऑयल फिलिंग पाइप, ऑयल फिलिंग पाइप, ये भी ट्रांसफार्मर का भाग होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आ जाती है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊं कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं जहाँ पर हम उनका जो है इस्तेमाल करते हैं। तो हम घरों में ज़्यादातर जो हमारे रेडियो होता है या हमें बैटरी चार्जर की आवश्यकता है तो हम इस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ जैसा इनका इस्तेमाल किया जाता है उसी आधार पर हम ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, यानी कि बनाया जाता है ट्रांसफार्मर को। जैसे कि अगर हम घर में बैटरी चार्जर बनाना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया आपको, हमें स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को कम करने वाले ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। और अब जहाँ पे अगर हमें वोल्टेज को अगर हमें बढ़ाना है, यानी कि वोल्टेज को हमें बढ़ाना है, अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करते हैं। तो इन्वर्टर में हमें क्या करता है, एक बैटरी से हमें एक सर्किट के द्वारा जो है बैटरी के जो 12 वोल्ट है उस 12 वोल्ट को हमें 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो 12 वोल्ट को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके। तो वहाँ पर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है ये भी मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बताता हूं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो फ्रेंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर हम प्राइमरी साइड में 220 वोल्टेज इनपुट देते हैं, ठीक है फ्रेंड, इनपुट, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर यानी कि इनपुट वोल्टेज को अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग पर ज़्यादा कॉइल के टर्न या लपेटे होते हैं और इसका इस्तेमाल स्टेबलाइजर इन्वर्टर में किया जाता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको बताया, जो ट्रांसफार्मर जैसे कि हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो मान लो यहाँ पे मैंने इसमें 100 टर्न लगाए है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी समझाया था। अभी यहाँ पे हमने अगर 100 टर्न लगाया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड की मुकाबले यानी कि इस साइड के मुकाबले हमें सेकेंडरी वाली जो कॉइल है, इस वाली कॉइल पे हमें जो है 200 टर्न 300 टर्न कुछ ज़्यादा ही टर्न देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्राइमरी साइड में कम टर्न रखेंगे और आउटपुट वाली जो वाइंडिंग है उस पर हम ज़्यादा टर्न रखेंगे कॉइल पे, तो इसी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो फ्रेंड्स अब दूसरा आ गया स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है ज़्यादा वोल्टेज को यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। हाई वोल्टेज सीम इसका विपरीत होता है, इसका काम होता है ज़्यादा वोल्टेज को कम करना, ज़्यादा वोल्टेज को कम करना। और स्टेप डाउन का काम होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो होता है स्टेप अप यानी कि लो वोल्टेज को लो वोल्टेज चेंजिंग इनटू हाई वोल्टेज, और इसके विपरीत यानी कि ये इसके अपोजिट होता है, हाई वोल्टेज को ये
चेंज करता है लो वोल्टेज के अंदर। अब ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में लाइट आती है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर रेडियो टेलीविज़न के लिए वो स्टेप डाउन ही होता है फ्रेंड्स। अब स्टेप डाउन में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर हम इस्तेमाल जो है डीसी से चलने वाले उपकरणों में करते हैं। जो हमारे पास जितने भी ट्रांसफार्मर है, देखिए ये स्टेप क्या है, स्टेप डाउन है, ये भी स्टेप डाउन है फ्रेंड्स, ये भी स्टेप डाउन है। तो इनका इस्तेमाल फ्रेंड्स हम ज़्यादातर हमारे घर में करते हैं, यानी कि रेडियो टेलीविज़न, इन्वर्टर नहीं, बैटरी चार्जर हो गया, इनमें हम क्या करते हैं, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हमें जो है यहाँ पे हम जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमने 220 वोल्टेज देंगे एसी की इनपुट में, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी 12 वोल्ट एसी, 12 वोल्ट एसी मिलेगी। और मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एसी को कन्वर्ट करना है एसी टू डीसी में, क्योंकि जितने भी हमारे उपकरण होते हैं वो डीसी सप्लाई पे चलते हैं। अब फ्रेंड्स एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई क्या होती है, तो एसी अल्टरनेटिव करंट होता है फ्रेंड्स, जो कि एक फिक्स नहीं है। ये क्या करता है, इस तरीके से साइकिल इसके चलते रहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होता है। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, ये इसका हाफ साइकिल इस तरीके से ये जो है फ्रेंड्स ग्राफ पे चलता रहता है। लेकिन हमें चाहिए फ्रेंड्स कांस्टेंट सप्लाई, यानी कि जो भी हमारे रेडियो टेलीविज़न काफ़ी सारे जो भी हमारे अप्लाइंसेस होते हैं वो चलते हैं कांस्टेंट सप्लाई पे। तो फ्रेंड इस तरीके से जो है हमें चाहिए कांस्टेंट सप्लाई, जो कि इस तरीके से रहे। तो फ्रेंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये डीसी वोल्टेज का साइन होता है फ्रेंड्स, और ये एसी वोल्टेज का, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से पल्स चलती रहती है। तो दोस्तों इस पल्स से हम जो है किसी भी ऐसी चीज़ जो डीसी है उसको हम नहीं चला सकते हैं। डीसी पे चलने वाली चीज़ के लिए हमें डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती, तो एसी को चेंज करने के लिए हम जो है ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं, और जिससे कि हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आपको जानकारी दी है। और फ्रेंड मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स होते हैं, ट्रांसफार्मर के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर है उसके टाइप होते हैं फ्रेंड्स। तो पहला होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है फ्रेंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में होता है क्या है, अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स होता क्या है कि एल आकार की पत्ती होती है कोर में, आई आकार की होती है और ई आकार की होती है। इस टाइप की आपने अगर कभी देखी हो, तो अभी मेरे पे कोई ट्रांसफार्मर खुला नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ये ट्रांसफार्मर है, तो ये फ्रेंड्स क्या है, कोर है सारी की सारी। ये क्या है, कोर। इन कोरों को कनेक्ट करके ही, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आप, ये कोर है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ई वाली कोर है, देखिए ई वाली ई टाइप की कोर लगी हुई है, ई टाइप की कोर को लगा के ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है इस टाइप से फ्रेंड्स, ये वाली ई। तो एक ही ई हमने ये ली और दूसरी ई ली, मान लो इस तरीके से 2 ई हमने ली। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक ई इस तरीके से हमने ली और दूसरी ई को इसमें जो है हम जो है इस तरीके से फंसा देंगे ऐसे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से जो है होता है, और इसके बीच में जो है ये दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमें वाइंडिंग मिलेगी। एक इस तरफ वाइंडिंग मिलेगी प्राइमरी ऐसे, और एक इस तरफ मिलेगी सेकेंडरी, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे सेकेंडरी। इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी जो है ये कॉइल जो है, यानी कि ये कोर जो लगी हुई होती है, इस तरीके से ई टाइप कोर से ये बना हुआ होता है फ्रेंड्स। फेज़ के आधार पर कैसे होते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है बेसिस ऑफ फेज़ के आधार पर कैसे होता है, तो फ्रेंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड 3 फेज ट्रांसफार्मर और एक सिंगल फेज। अब फ्रेंड सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है, यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। यानी कि हम उसके अंदर एक फेज देंगे
यानी कि जैसे कि मैंने बताया आपको, इस प्रकार से हम उसके अंदर एक फेस देंगे और हमें आउटपुट में इस तरीके से हमें वोल्टेज मिल जाएगी। तो हमें जो है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में हम जो है सिंगल फेस की वाइंडिंग करेंगे और हमें दूसरी तरफ आउटपुट मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं कि थ्री फेस। अब थ्री फेस में क्या होगा फ्रेंड्स, थ्री फेस जो हमारा थ्री फेस में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेस एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको थ्री फेस ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो सिंगल फेस एसी सप्लाई पर काम करता है उसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसमें जो थ्री फेस वाला ट्रांसफार्मर है, अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं हम दूसरा थ्री फेस ट्रांसफार्मर। अब थ्री फेस ट्रांसफार्मर में क्या होता है फ्रेंड, इसमें तीन प्राथमिक होती है, तीन प्राइमरी कॉइल होती है। यानी कि फ्रेंड्स जैसा मैं अभी आपको बताऊं, इस प्रकार से फ्रेंड देखिए, 1 2 3 1, यानी कि इस तरीके से हमें तीन तो हमें जो है प्राइमरी कॉइल मिलेगी और तीन ही हमें जो है सेकेंडरी कॉइल मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि तीन ही तो हमें प्राइमरी कॉइल मिलेगी और तीन ही हमें सेकेंडरी कॉइल मिलेगी। तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं थ्री फेस ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं इसको हम जो है, थ्री फेस ट्रांसफार्मर। अब थ्री फेस जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, थ्री फेस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब भी जैसे हम ये सेल टाइप के भी होते हैं फ्रेंड्स और कोर टाइप के भी होते हैं। यानी कि जो थ्री फेस ट्रांसफार्मर होते हैं ये भी सेल टाइप के होते हैं और कोर टाइप के होते हैं। और इनका जो उपयोग है वो फ्रेंड्स 66, 110 और 132, 220 और 420 kVA स्टेप अप करने या ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यानी कि 66, 110, 132 kV, 220 kV, 440 kV, यानी कि इनका जो है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। छोटे घरों में हमें ये किसी चीज़ में इस चीज़ का जो ये ट्रांसफार्मर होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि 440 kVA स्टेप अप करने, यानी स्टेप अप करने के लिए इनका जो है स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वे थ्री फेस ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली यानी कि हमारे घरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सप्लाई आ रही है वो ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर थ्री फेस ट्रांसफार्मर होते हैं, और आजकल थ्री फेस ट्रांसफार्मर का ही अधिक प्रयोग होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैंने आपको उसकी वर्किंग बता दिया, सारा बता दिया फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई सुझाव या कमेंट रह जाता है आपका तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे इसकी जानकारी अच्छे से और दे दूँगा आपको। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही टॉपिक पे मैं वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप 72% मैं देखता हूँ फ्रेंड्स, आप वॉच करते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, तो यार वीडियो को अगर आप देखते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चैनल सब्सक्राइब करना कोई फ्री है, कोई इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखेंगे, आप दबाएंगे तो आपको नई वीडियो के अपडेट तुरंत मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।